वेलकम इन ए टू जेड तैयारी दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी मैथ्स पेडागोजी, जहाँ से हमारे 15 नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं। तो जिनकी मैथ्स अगर थोड़ी बहुत वीक भी हो कंटेंट वाइज, तो अगर आप पेडागोजी पे अच्छा काम कर लोगे तो भी आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो जिनकी मैथ्स थोड़ी बहुत भी वीक होगी उनके लिए भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी वीडियो बना देंगे, जहाँ पे आप अगर मैथ ना भी करोगे तो भी पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मतलब सच में कोई मजाक नहीं चल रहा है ना, हो जाएगा तब भी क्लियर, क्योंकि आपको क्वालिफाई करना है। अच्छे नंबर गेन करने तो बात अलग है, लेकिन अगर क्वालिफाई करना है तो उसकी एक अच्छी स्ट्रेटेजी बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी में। तो अभी इसमें अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे कुछ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब अगर 10 टॉपिक है, अगर आप एक टॉपिक से क्वेश्चन पकड़ लो तब भी 10 क्वेश्चन तो पक्के ही पक्के हैं। ठीक है, बाकी जो थोड़े बहुत सिनेरियो बेस पे वो आपकी लॉजिकली रीजनिंग के हिसाब से हो जाएगा वो क्वेश्चन, तो इसमें कुछ ना परेशान मत होना। मेन जो टॉपिक्स है हमेशा क्वेश्चन आते हैं, और आप चाहे एक टॉपिक कोई भी उठाना, नेट पे सर्च कर लो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, 2019 में भी आया, 2022 में भी आया हुआ है। ठीक है, तो एक एक टॉपिक की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में, मैथमेटिक्स का नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। ये हम पहली वीडियो में पढ़ लेंगे अभी। बाकी ये सब जो टॉपिक्स हैं हम अदर वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल इसको पसंद करोगे, देखोगे भी और समझोगे भी, और एग्जाम में आप इसको अच्छे से यूज़ भी कर सकोगे, जिससे आप अपना पेपर क्वालिफाई कर सको। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर ऑलरेडी आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, और एंड में पसंद आए तो लाइक करना, शेयर कर देना। ठीक है, और अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हो तो कर देना, क्या जाता है। तो देखो, पहला टॉपिक तो हमारा ये हो गया, ये हमें पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे NCF 2005, जिसमें हमारे मैथ्स का करिकुलम में क्या यूज़ है या कैसे पढ़ाना चाहिए टीचर को ना, वो सब चीज़ दी हुई है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, मतलब जिसको हम TLM बोलते हैं, कि मैथ्स में जो जो भी TLM यूज़ होते हैं उन TLMs का क्या काम होता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से पक्का ही रहता आ जाता है कि अगर ये चीज़ उसको एडिशन है, उसको मजबूत करना है, उसको फेस वैल्यू के बारे में बताना है, तो आप कौन कौन सा मटेरियल यूज़ कर सकते हो या इनमें से कौन सा मटेरियल यूज़ करोगे। कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या होता है, ये वैन हिले थ्योरी जो है बहुत फेमस थ्योरी है, 2 ही 3 थ्योरी है इसमें, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब जो आपका वो होता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, ये सब प्रॉपर्टीज, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो। ठीक है, उसके बाद हमारा 7th आता है एरर एंड इट्स टाइप्स। मैथ्स में जो एरर होती है उनके कितने तरीके होते हैं, ठीक, और उनसे कैसे डील करते हैं। न्यूमैन्स की एरर एनालिसिस थ्योरी जो है ना, न्यूमैन्स ने दिया था एक थ्योरी जिसका नाम था एरर एनालिसिस। पोलियास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, इन्होंने कुछ स्टेप्स दिए थे प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी प्रॉब्लम सम वाला क्वेश्चन आते हैं उनको डील कैसे किया जाए। और डाइंस प्रिंसिपल्स, इनके भी कुछ 4 प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। तो मेन ये जो टॉपिक है यही समझिए आप, सिलेबस है पूरा। ठीक है, बाकी अगर आप ऑफिशियल सिलेबस देखोगे तो समझ नहीं पाओगे, उसी को थोड़ा इजी वे में मैंने बता दिया है, जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उस हिसाब से, तो ये सब टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो चलो वीडियो को लंबा नहीं करते, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, आइए देखते हैं। तो अब अगर हम अपने पहले टॉपिक की बात करें कि हमारा मैथमेटिक्स का क्या नेचर होता है, तो सबसे पहला अगर हम लें मैथमेटिक्स का नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। अब देखो, मैथ्स हमारा क्या है, एक लॉजिकल सब्जेक्ट है ना, मतलब यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि हवा में कोई बात कह दी है। हर एक चीज़ के पीछे क्या है, एक लॉजिक है कि ये चीज़ हुई तो क्यों हुई। ठीक है, उसको एक तरीके से आप कह सकते हो प्रूफ भी किया गया है। जितनी भी थ्योरम्स हैं, जो भी इसके प्रिंसिपल है, सब क्या है, प्रूफ हैं। ठीक है, तो इसलिए हम सबसे पहले इसका हम क्या कह सकते हैं कि ये लॉजिकल इन नेचर है। और ये सब जितने जितने भी वर्ड हम लिखवाते हैं इसीलिए लिखवाते हैं क्योंकि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन ही आते हैं डायरेक्ट, ऐसे ही सीधे पूछ लेगा कि नेचर इनमें से कौन सा मैथमेटिक्स का नेचर है। ठीक है, और भी चीज़ें दे देगा, ऑप्शन में लॉजिक भी दे देगा, तो आपको इसी पे क्लिक करना है। दूसरी बात क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर है, मतलब ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ आपको सामने दिखेगी तभी आप उसको मानोगे कि हाँ ये चीज़ हुई है। मैथ्स हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जहाँ पे जो चीज़ नहीं भी देख सकते हो ना, वो भी आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, वहाँ उसके पीछे एक लॉजिक है। ठीक है, एक प्रूविंग की जाती है, इसलिए आपको मानना पड़ेगा। जैसे अगर हम ये बोल दें कि 2 × 2 = 6 होता है, तो ये नहीं होगा कि कैसे होता है, क्यों होता है, हम उसको क्या एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ मानेंगे ना, बाद में उसको पहले हम कॉन्क्रीट के हिसाब से प्रूफ कर देंगे कि कोई एक सेट ले लिया 2 का, उसको 3 बार रख के गिना दिया 6, आपने जो काउंटिंग करी वो भी तो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ हो गई ना। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर हो गया क्या हमारा मैथ, एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट है। अब तीसरी बात अगर हम करें तो जो हमारा मैथ है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ ऑल साइंस, मतलब जितनी भी साइंस है ना उन सब की क्या है, वो रानी है। क्यों रानी है,
क्योंकि जो हमारा मैथ का बेसिस होता है, जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है, मैथ्स के अलावा जितने भी सब्जेक्ट है, साइंस ले लो, आर्ट ले लो, लैंग्वेज ले लो, कुछ भी ले लो, सबका बेसिस और स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारा मैथ्स होता है। इसलिए मैथ्स को हम क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ ऑल साइंसेज। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, बेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब मैथ्स की कोई एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं है, जो हम एक डिफिनेशन बता दें वो मैथ्स की होगी, बहुत सी डिफिनेशन है, सबके हिसाब से अपना अलग अलग है। ठीक है, किसी के हिसाब से इसको कोई बोलता है साइंस ऑफ कैलकुलेशंस, ठीक है, कोई बोलता है साइंस ऑफ लॉजिक ना, तो अदर डिफिनेशन है, कई डिफिनेशन हैं। तो ये हमारा हो गया है कि बेसिक और स्ट्रक्चर जितने भी सब्जेक्ट्स का होता है वो क्या होता है, हमारा मैथ्स होता है, और सारी साइंस की क्या है, क्वीन है। ठीक है, तो ये इसका नेचर हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसकी कैटेगरी क्या है, मतलब मैथ्स को किन कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो ये हो गया। अब अगर हम फिफ्थ वाला देखें तो ये हमारा फिफ्थ जो है कनेक्शन, आप कह सकते हो डे टू डे लाइफ से। ठीक है, डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंसेस। अब हमारे मैथ्स का क्या है, हमारे जो भी मतलब हम रोज़मर्रा में जो भी काम करते हैं, डेली लाइफ में जो भी होता है, उसमें क्या हमारी मैथ्स का तो यूज़ होता है ना। तो हमारी मैथ्स क्या वहाँ पे भी आ गई, सारे अदर सब्जेक्ट्स में तो आ गई, लेकिन हमारी लाइफ में भी आ गई। कुछ खरीदने आप चले गए, दुकान पे चले गए, मान लीजिए वहाँ सब्जी वाली दुकान पे आप गए, वहाँ पे आपने क्या बोला कि हमको 1 किलो क्या चाहिए, आलू चाहिए। अब 1 किलो उसने रेट बताया कि मान लो 20 रुपये किलो आलू है, और तुमको चाहिए 5 किलो, तुमने कैलकुलेट कर लिया ना कि हाँ 100 रुपये हमें देना पड़ेगा। तो कैसे किया ये, क्योंकि आपने यहाँ पे मैथ्स का यूज़ किया ना, तो क्या है, मैथ्स को हम अपनी डेली लाइफ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए इनके नेचर्स हो गए। अब हम आते हैं इनकी कैटेगरी की तरफ कि मैथ्स को किन किन कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो अब अगर हम बात करें इसकी कैटेगरी की, तो इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होती हमारी प्योर मैथमेटिक्स और एक होती हमारी अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, अब प्योर मैथमेटिक्स क्या होती है, जो मैथ्स हम पढ़ते हैं जिसमें हम किसका यूज़ करते हैं, प्रिंसिपल्स का, फॉर्मूले का। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है, जो भी हम पूरी मैथ पढ़ते हैं, या आप कह सकते हो कंटेंट जितना भी हम पढ़ते हैं मैथ का, उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारी प्योर मैथ में आती है ना। मतलब आप कह सकते हो कंटेंट जो आप पढ़ रहे हो वो आ गया आपका, जो भी आप प्रिंसिपल्स यूज़ कर रहे हो उसमें प्रिंसिपल्स कह सकते हो आप, थ्योरीज जो भी आपने पढ़ी है, थ्योरम्स, जो फार्मूले आप यूज़ कर रहे हो उसमें फार्मूले सीख रहे हो। ठीक है, वो सब क्या हो गया हमारा इसमें मेन प्योर मैथमेटिक्स में आ गई। अब अप्लाइड में क्या होता है कि इन्हीं चीज़ों का जब आप एप्लीकेशन यूज़ करोगे, इनका आप अप्लाई करोगे किसी अदर फील्ड में, जहाँ पे आप अदर सब्जेक्ट भी कर सकते हो या अदर कोई भी फील्ड हो सकती है, अपने डेली लाइफ में भी जो आप यूज़ करते हो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो अप्लाइड मैथमेटिक्स होती है। मतलब इन सब का एप्लीकेशन जो भी आप करोगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे कि ये अप्लाइड मैथमेटिक्स हो गई, है ना। तो ये आसान भाषा में है, बाकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना बहुत है कि प्योर मैथमेटिक्स में हमारा मेन ये होता है, और इनका जिस फील्ड में हम यूज़ कर लेंगे वहाँ पे हम कहेंगे कि वो हमने कौन सी मैथ का यूज़ किया है, अप्लाइड मैथमेटिक्स का यूज़ किया है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं इनके ऑब्जेक्टिव की, हमारे मैथ्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, अब देखो अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमारे ये सब आप कह सकते हैं कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग ही है कि हमारा जो मैथ का ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होना चाहिए कि पहली बात तो कोई भी मैथ को सीख सकता है ना। ये टीचर को क्या एक क्लास में एक ऐसा प्रेजेंटेशन रखना चाहिए कि मतलब वहाँ पे बच्चे को ये चीज़ हो जाए कि हाँ मैथमेटिक्स कोई भी सीख सकता है, ज़रूरी नहीं कि कोई इस फील्ड से होगा या किसी की इतनी नॉलेज हो कि तभी सीख पाएगा ना। तो सबसे पहले अगर हम लिखें तो एवरीवन कैन लर्न मैथमेटिक्स। ठीक है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरी बात ये हो गया कि टीचर को एक बच्चे के सामने मैथ को ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहिए कि वो बच्चा क्या करे, मैथ से डरे ना। ठीक है, वो उसको क्या करे, इंजॉय करे। मतलब इस लर्निंग को ऐसे टीचर को टीच करना चाहिए कि मैथ की चीज़ों को बच्चा क्या करेगा, उनको इंजॉय करके सीखे। ठीक है, ना कि उनसे डर जाए वो ना। नॉर्मल तौर पे क्या होता है कि हम लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं, हम जो भी टीचर से पढ़े भी हैं, कुछ कुछ ऐसे टीचर्स होते भी हैं जो क्या एकदम डरा देंगे कि अगर ये नहीं याद किया तो फिर आगे कुछ नहीं आ पाएगा ना। तो बच्चों को वहाँ पे डराना नहीं है आपको, उसको आपको क्या करना है, ऐसा रिप्रेजेंट करो कि वो उस चीज़ को एंजॉय करे। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं चिल्ड्रेन शुड enjoy the learning rather than
फियर इट ना, मतलब वो उससे डरे ना उस चीज़ से। तीसरी बात क्या होगी कि मैथ्स को हमको क्या करना चाहिए, बच्चे के डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस से रिलेट करके बताना चाहिए। ठीक है, कोशिश करना चाहिए इसके सामने आप ऐसा सेट ऑफ एग्जाम्पल्स रखो कि वो बच्चा क्या करे, अपनी डेली लाइफ से क्या कर सके, उसको रिलेट कर सके ना। तो क्या तीसरा हम ऑब्जेक्टिव कहेंगे, रिलेट लर्निंग विद डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस, या फिर आप कह सकते हो डे टू डे लाइफ। ठीक है, कुछ भी मतलब एक ही है ना। सपोज करो अगर आप उसको एडिशन सिखा रहे हो तो आप उसको क्या एग्जांपल दोगे कि मान लो ये हमने तुमको 2 पेन दिया, ठीक है, और तुम्हारे दोस्त ने भी तुमको 2 पेन दिया, तो तुम्हारे पास कितने पेन होंगे, बोलेगा 4। अब उसको आप कॉन्सेप्ट पे ले आओ। ठीक है, आप कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट तक ले जाओ और या तो एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट ले जाओ। मैथ्स में दोनों चीज़ चलती है, कहीं कहीं पे आप कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट का भी यूज़ करोगे, कहीं कहीं पे आप एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट तक जाओगे। ठीक है, तो मैथ्स में ये चीज़ समझ लेना। ठीक है, चलो अब 4th अगर हम देखें इसका, टू रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्ट इन मल्टीपल वेज। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये मैथ्स में क्या लगभग हर सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है। मतलब आप उसको जो भी कॉन्सेप्ट सिखाओ कोशिश करो कि आप उसके मल्टीपल वेज तरीके से बताओ। ठीक है, ये नहीं कि बस एक ही तरीका बता दिया। मान लीजिए 20 बच्चों में 10 बच्चों को वो एक तरीका समझ में आ गया, 10 बच्चों को तरीका नहीं समझ में आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैथ्स वो याद नहीं कर सकते या मैथ्स समझ नहीं सकते। वो ज़रूरी क्या है कि उनको हो सकता है कि आप किसी दूसरे बेस से सिखाओ, कोई दूसरा टीचिंग अगर आप यूज़ करो टीचिंग मेथड, तो हो सकता है वो उससे सीख जाए। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ के कितने भी सॉल्यूशंस होते हैं भी किसी को पता ही नहीं। ठीक है, 10 सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन के 10 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, क्या पता आपको इस बेस पे समझ में आ रहा है, किसी को किसी बेस पे समझ में आए। तो आपको क्या करना चाहिए कि कोशिश करना चाहिए एज अ टीचर कि आप उसको मल्टीपल वेज से समझाओ। ठीक है, एक ही तरीके से मत समझाओ। ठीक है, 5th वन हमारा जो है टू डेवलप लॉजिकल थिंकिंग। अब लॉजिकल थिंकिंग से क्या है कि बच्चे के अंदर आपको ऐसा उसके अंदर एक माइंडसेट आपको अब इसका मतलब क्या है कि बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग की एबिलिटी आपको बढ़ाना है, या उसके अंदर एक लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी आ जाए, इस तरीके से आपको मैथ्स को पढ़ाना है। ठीक है, मतलब उसको ये चीज़ समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ पे ये लॉजिक लगा है, अगर सेम ऐसी सिचुएशन हमारे पास आई या इससे रिलेटेड कुछ आए तो हम ये लॉजिक वहाँ कैसे अप्लाई कर सकेंगे ना। उसको मतलब लॉजिक का यूज़ करना आ जाए। ठीक है, लॉजिक लगाना वो सीख ले। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं हमारा 6th जो है। ठीक है, अब 6th जो है हमारा टू मेक अंडरस्टैंड देम द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब यहाँ पर कि उनको कुछ ऐसे मैथमेटिक्स टॉपिक्स कह सकते हो आप ना, जैसे जिनके बेस पे मैथमेटिक है, समझो अर्थमेटिक हो गया आपका, ठीक है, अलजेब्रा हो गया, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, और आपका ज्योमेट्री हो गया। ठीक है, इन सब का क्या उसको एक बेसिक स्ट्रक्चर की नॉलेज उसको हो जाए ना। आगे तो इसको एडवांस से पढ़ना ही है, मगर एक बेसिक स्ट्रक्चर की नॉलेज है। जैसे ज्योमेट्री अगर आपको आगे पढ़ाना तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उनको उसके शेप्स और पैटर्न्स के बारे में क्या एक नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ ये शेप का ये हो गया तो इसको रेक्टेंगल बोलेंगे, शेप का हो गया तो ट्रायंगल बोलेंगे ना। आप उनका कोई डेली लाइफ का एग्जांपल दे दो कि तुम्हारे पास ये बॉक्स है, इसका ये शेप है, तुम ये जो चिप्स खा रहे हो उसका ये शेप है ना। इस तरीके से अगर आप उसको बता दोगे तो क्या करेगा, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा इन सब टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। तो ये हमारा हो गया जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे मैथ्स के। ठीक है, अब इनके बाद हम पढ़ेंगे कि इनका जो एम्स क्या है ना, वो भी 2 टाइप के एम्स होते हैं, वो भी समझते हैं। ठीक है, अब देखो अब इसके कुछ एम्स हैं। ठीक है, जो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा नैरो एम और एक होता है हमारा ब्रॉड एम। नैरो एम आप ये कह सकते हो कि जो भी हमारा प्री प्राइमरी से प्राइमरी तक का जितना भी हमारा मैथमेटिक
का जो एम होना चाहिए एक टीचर का, पढ़ाने का चाहिए उसको, जो समझाना चाहिए बच्चों को, वो ये चीज़ें होती हैं कि बच्चे में अगर सबसे पहले हम देखें तो न्यूमरेसी आ जानी चाहिए इन चिल्ड्रन, मतलब उसको नंबर्स को पहचानना, उनका यूज़ करना ना, अप्लाई करना, और एक तरीके से नंबर्स उसको खेलना आ जाना चाहिए। जैसे अगर डेसिमल्स हो, काउंटिंग्स हो, फ्रैक्शन हो, परसेंटेज एक्सेट्रा, ये सब टॉपिक क्या उसको उस टाइम तक आ जाना चाहिए प्राइमरी तक, कि मतलब वो पहचान सके कि हाँ ये डेसिमल नंबर हो गया, ये हमारा नेचुरल नंबर है, अच्छा ये हमारा होल नंबर हो गया, ठीक है। एक और क्या हो सकता है हमारा, टू डेवलप यूजफुल एबिलिटीज इन रियल लाइफ। अब वो क्या करे, जो भी उसने सीखा है अपने स्कूल में उसका क्या कर सकता है, वो बाहर यूज़ कर सके ना, उनको मतलब अपनी डेली लाइफ से जोड़ सके, कनेक्ट कर सके। इसलिए हमको ऐसा पढ़ाना ही चाहिए मैथ को। सपोज कि अगर आप उसको एडिशन सिखा रहे हो कि 2 + 4 6 होता है, तो उसको आप सिर्फ बोल मत दो, सिखा दो। आप उससे बोलो, मान लो आप किसी शॉप पे गए, ठीक है, आपने वहाँ पे कोई चॉकलेट लिया, 2 चॉकलेट लिया, ठीक है, अब आपने 4 और ले ली चॉकलेट, अब आपके पास टोटल कितनी हो गई, तो बच्चा क्या तुरंत काउंट करके बता देगा, 2 पहले थी, 4 बाद में हो गई, 6 हो गया। अब उसको नहीं पता कि उसने कितना बड़ा ऑपरेशन यूज़ कर लिया, ठीक है, उसको क्या लगा बेसिक चीज़ है। तो मतलब अगर आप उसको रियल लाइफ से जोड़ के बताओगे ना, तो क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स चीज़ को भी वो सिंपल वे में समझ लेगा, ठीक। मेक स्टूडेंट्स प्रोफिशिएंट इन हैंडलिंग नंबर्स एंड नंबर ऑपरेशंस। वही बात यहाँ पे भी कि बच्चों को एकदम अच्छे से नंबर्स का यूज़ करना आ जाए ना। आप नंबर्स बदल दो, ठीक है, आप उनका साइंस बदल दो कि चाहे उसको प्लस करना है कि माइनस करना है, ठीक है, आप उनको डायरेक्ट ऐसे सिखाओ मत। पहले आप उनको क्या करो, जब रिलेट करोगे तो उस चीज़ को क्या कर लेंगे, वो उसको तुरंत हैंडल करना सीख लेंगे। तो ये इतनी चीज़ें क्या होनी चाहिए, बच्चे के अंदर डेवलप हो जानी चाहिए। अब अगर एग्जाम में अगर आ जाए क्वेश्चन ना, तो आसान ट्रिक बताते हैं, जहाँ पे भी नंबर्स की बात है, न्यूमरेसी की बात है, काउंटिंग की बात है, वहाँ सब क्या हो जाएगा, आपका नैरो एम हो जाएगा। या आप इसको ऐसे समझ लो, जो टास्क बच्चा, ठीक है, प्राइमरी तक कर सकता है, वो सारे क्या होते हैं हमारे नैरो एम्स में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से समझ लेना। मान लो अगर फ्रैक्शन की यूज आगे कि एक बच्चा है, ठीक है, उसको रोटी का उसने 2 टुकड़ा कर लिया, ठीक है, अब उससे क्या डेवलप हुआ, उसका फ्रैक्शन उसको यूज करना आ गया कि फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक, वहां से बता ले जाएगा। तो एक तरीके से क्या उसका नैरो एम ही तो हुआ, उसने नैरो एम जो भी मैथ का था उसको अचीव कर लिया। अब इसको सीखने के बाद हम कहाँ पहुंच सकते हैं, ब्रॉड एम पे। तो आप ये भी कह सकते हो नैरो एम में एक एम क्या हो जाएगा कि हम बच्चे को तैयार करते हैं ब्रॉड एम अचीव करने के लिए। अब ब्रॉड एम में देखो क्या होता है, डेवलप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि वो चीज़ों को कॉन्क्रीट वे में समझ लेता है, लॉजिकल समझ लेता है, मगर यहाँ पे क्या होगा, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसके अंदर डेवलपमेंट हो जाता है। कैसे, सपोज करो अगर आपने उसको नंबर दे दिया कि 2 × 3 हमारा होता है 6, ठीक है, अब वो क्या समझेगा, समझ सकता है इस चीज़ को ना। ये चीज़ क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है ना। यहाँ पे आप कुछ ये नहीं कि आप देख लोगे उसको पहचान लोगे ना, टच कर लोगे, स्मेल कर लोगे, कुछ भी। यहाँ पे क्या उसको ये समझ में आएगा कि ये चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। और मैथमेटिक्स का ऐसा है कि कॉन्सेप्ट, कुछ चीज़ होती है जो आप अगर एब्स्ट्रैक्ट बता के कॉन्क्रीट तक जाओगे तो बच्चा समझ लेगा, कुछ चीज़ होती है कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट में जाओगे तो समझ लेगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि चीज़ों को कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट में जाएं। लेकिन अब अगर ब्रॉड एम में देखो आप, तो आप क्या करोगे, आप उसको पहले कोई फॉर्मूला बता दोगे, अब वो फॉर्मूला का क्या करेगा, 10 जगह पे अप्लाई करेगा, उनका आंसर निकाल लेगा। तो क्या किया उसने, एब्स्ट्रैक्टली इस चीज़ को समझ लिया ना, बाद में उसको अप्लाई कर लिया। विजुअलाइजेशन, जनरलाइजेशन, यही चीज़ हो गई। विजुअलाइजेशन क्या होगा, जिसे उसने देखा कि 2 × 3 6 होता है, ठीक है, अब आप अगर इसको यूं कर दो 3 × 2 तो भी तो 6 होगा ना। अब उसने किसको विजुलाइज कर लिया, उसने समझ लिया कि ये जो हमारा सिंबल होता है इसका क्या काम होता है, क्या यूज होता है, मतलब नंबर बदलने से इसकी प्रॉपर्टी नहीं बदल जाएगी। तो चीज़ों को क्या किया, वो विजुलाइज करना सीख गया। इनका जनरलाइज कैसे करेगा, और जनरलाइजेशन में क्या होता है, अब आप उसको कोई भी नंबर दे दो दुनिया का, और बस उसको ये साइन उसने पहचान लिया, ठीक है, न्यूमरेसी तो उसको पहले ही आ गई ना, नैरो में न्यूमरेसी उसको आ गई अच्छे से। अब आपने उसको दे दिया 6 × 9 दे दिया, तो भी वो क्या करेगा, प्लस तो कर नहीं देगा, उसको समझ में आ गया कि ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, इनका हमको प्रोडक्ट ही निकालना है। तो उनको वो हर चीज़ों से क्या करेगा, जनरलाइज कर लेगा, ठीक है। एस्टिमेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, कोई भी नंबर हो, कुछ भी मान लो कोई सम्स करेगा, ठीक है, या अपनी लाइफ में भी कोई चीज़ अगर इस चीज़ से रिलेटेड आ जाए, जहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा, एक एस्टिमेटेड सॉल्यूशन बताना पड़ेगा, या एक अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन बताएगा, वो गेस कर सकता है ना। तो ये सब क्या पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। अगर बच्चा गेस कर रहा है, ठीक है, कोई एस्टिमेटेड वैल्यू आपको बता रहा है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता रहा है, तो भी एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो बच्चे में क्या आ जाती है, चारों चीज़ आ जाती है, विजुलाइज कर लेगा, जनरलाइज भी कर लेगा, एस्टिमेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ये भी आ जाता है हमारा ब्रॉड एम में। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, मतलब कि आप उसके सामने कोई प्रॉब्लम प्रेजेंट कर दो तो उसका क्या करे, वो सॉल्यूशन निकाल सके। कोई भी दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो, उनको वो क्या करे, सॉल्यूशन निकाल सके, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी हो जानी चाहिए, ठीक है। ये हमारा ब्रॉड एम होता है कि सपोज करो अगर आपने उसको कोई प्रॉब्लम सम दिया तो वो कैसे इसको डील करेगा। सबसे पहले वो उसको विजुलाइज करेगा, देख लेगा, समझ लेगा, फिर एनालाइज करेगा ना कि ये प्रॉब्लम है, क्यों है, क्या है,
और फिर क्या करेगा, आइडियाज़ अपने अंदर डेवलप करेगा। उसके बाद सोचेगा हम किस आइडिया से हम अप्रोच करें कि हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकें। तो ये तो उसने मैथ में कर लिया, रियल लाइफ में भी तो इसे ही करेगा ना। मान लो उसके सामने कोई आपने प्रॉब्लम रख दी या कोई पजल रख दिया या उसकी कोई लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम रख दी, तो क्या करेगा वो, पहले अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज करेगा, फिर कुछ आइडियाज आएंगे उसके अंदर, फिर वो सोचेगा कि हम किस आइडिया को अप्लाई करें जिससे हमारा सॉल्यूशन आसानी से और जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पैदा कर दी। और जो सबसे बड़ा एम हो जाएगा वो थिंक मैथमेटिकली, कि उसको मैथमेटिकली सोचना आ जाए। ये नहीं कि कुछ भी सोचो मैथ के हिसाब से सोचो, नंबर के हिसाब से। इसका मतलब क्या है कि उसको चीज़ों को रीज़न देना समझ में आ जाए, किसी चीज़ के पीछे क्या रीज़न है, ठीक है, इनका क्या सॉल्यूशन है, इनसे हम कैसे डील करें, ठीक है, ये चीज़ें उसके अंदर आ जाएं। ठीक है, तो जितने भी हमारे मेजर टॉपिक्स होंगे, आप ट्रिग्नोमेट्री ले लो, ठीक है, या आप एडवांस मैथ जो भी ले लो, ये सब वो कब सीख पाएगा, जब उसके अंदर हमारा जो ब्रॉड एम है ये अच्छे से इसका डेवलपमेंट हो जाएगा, तब उस चीज़ को समझ पाएगा वो। ठीक है, यहाँ तक पहुँचने के लिए उसके अंदर नैरो एम का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, एम हो गया। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट आ जाएगा, जितने भी ये वर्ड्स है ना ऐसी वर्ड उठा के पूछ लेगा, कहीं इधर उधर बदलने की कोई जरूरत नहीं है। पूछ लेगा सीधे कि न्यूमरेसी इन चिल्ड्रन कब डेवलपमेंट होती है ना, आप पूछ लेगा प्राइमरी की, अपर प्राइमरी की, सेकेंडरी ना। अब अगर आपको पता है कि ये नैरो एम होता है तो आप तुरंत कर दोगे प्री प्राइमरी या प्राइमरी। और अगर पूछ लिया कि इनमें से कौन सा है जो नैरो एम है, मान लो आपको ऑप्शन में एक ये दे दिया, ये दे दिया, इधर से दो ऑप्शन दे दिया, ठीक है, तो क्या करोगे आप, ए और बी ये दोनों होंगे ना। अब ज़्यादातर क्वेश्चन पता है ऐसे नहीं पूछेगा कि इनमें से कौन सा कोई एक है, अब ज़्यादातर वो पूछ लेता है ABCD के फॉर्म में ना। मतलब एकदम से क्वेश्चन को थोड़ा हाई लेवल का कर दिया है कि आपको दो सही ऑप्शन देगा, दो गलत, और ऑप्शन में कर देगा ABCD या AB ओनली, ठीक है, या ACD ऐसे इस तरीके से। तो मतलब आपको थोड़ा डिटेल में ज़्यादा समझना पड़ेगा। और जिनकी मैथ्स कंटेंट नहीं सही है, मैं फिर से बता रहा हूँ, पेडागॉजी अच्छे से पढ़ लो, पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसे रिपीट हो जाता है, इसमें कुछ और बदल तो सकते नहीं है वो। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर अगर 2 into 3 दिया तो ज़्यादा 4 into 5 कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। 4 से 5 वीडियो इसके पार्ट बनेंगे, एक पार्ट में होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना और पेपर भी क्वालिफाई हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। बस जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन रखना, एकदम घंटा दबा देना ताकि हम तुरंत आपके पास पहुँचे हमेशा। ठीक है, और जो लोग नए हो एक बार पूरी वीडियोस जाके प्लेलिस्ट देख लो, अगर आपको अच्छा लगे वहाँ से कि हाँ आपके काम की चीज़ें हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।